उदाहरण एग्जाम्पल ये उसमें है PHUUN में, PHUUN किया था ना हमने, प्रतिज्ञा, ठीक है ना, वो सारा जो सीक्वेंस था उसमें यू को हमारा उदाहरणा जो था, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन कहते हैं हेतु इन द क्लासिकल। अब हेतु क्या होता है हमने करा ही हुआ है, हेतु को रीजन कहते हैं, है ना, हेतु को रीजन कहते हैं, मिडल टर्म कहते हैं, दैट इज स्टेटमेंट टू बी स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ रीजन जो PHUUN है उसमें हेतु, हेतु इज द स्टेटमेंट ऑफ रीजन कि क्या है, क्या रीजन है। प्रोपोजिशन टू बी प्रूव्ड वो ये प्रतिज्ञा आ गया, है ना। एग्जाम्पल प्रोवाइडेड उदाहरणा आ गया, कंक्लूजन प्रूव्ड निगमाना आ गया, PHUUN का, है ना। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद 8 फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। अब देखो इसमें कौन सी फैलेसी है, इसमें नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, मतलब ये एकदम से नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, मतलब हम इसे इन्फर ही नहीं कर सकते कि फायर कोल्ड होती है। आ, आपके दिमाग में दूर दूर तक आ ही नहीं सकता कि फायर कोल्ड है, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, सब्सटेंस है, फायर इज अ सब्सटेंस, इसमें एक चीज तो ठीक है लेकिन दूसरी चीज गलत है। सो हम इन्फर नहीं कर सकते फायर कोल्ड है, ये गलत है। इस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्टरी गलत है, लेकिन फायर एक सब्सटेंस जरूर है। विरुद्ध में क्या होता है, पूरा ही उल्टी बात कर देते हैं, मिडल बिल्कुल ही उल्टा होता था, यहाँ पर इन्फर ही नहीं कर पाते। हमारा नॉन इन्फरेंशियल वाला कॉन्ट्राडिक्शन होता है। नॉन इन्फरेंशियल मतलब हम इन्फर नहीं कर पाते, अनुमान नहीं लगा पाते। किसका अनुमान नहीं लगा पाते, कि फायर ठंडी भी हो सकती है। आप कभी सोच सकते हैं फायर ठंडी हो सकती है, नहीं। तो जब भी फायर इज कोल्ड ऐसा एग्जांपल है जो हम सोच ही नहीं सकते, दैट इज अवर बाधिता। ओके, देन नेक्स्ट अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि मतलब किसी चीज की एब्सेंस होना, ठीक है। सो एब्सेंस होना, ये सब किसके पार्ट्स थे, ये सब हमने किसके पार्ट्स करे थे, कि हमारे प्रत्यक्ष एंड ऑल, इन सबको सीरियल वाइज हमने करा था। तो ये हमारे इन चीजों का था ना, कि ये 6 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहते अनुपलब्धि का क्या मतलब है, इसका डायरेक्ट लाइन यही आती है कि आई डायरेक्टली परसीव। अब बाकी क्यों नहीं आए वो भी एक बार देख लेते हैं। आई डू नॉट कॉग्निजाइज द पॉट ऑन द टेबल, देयरफॉर इट इज एब्सेंस देयर। कॉग्निजाइज मतलब माइंड से मैंने देखा, इसमें माइंड से देखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें आंखों से दिख रहा है कि टेबल पर पॉट नहीं है, तो सेकेंड वाला सही है ना। तो आई इन्फर, इसमें इन्फर करने की भी जरूरत नहीं थी, इन्फर अज्यूम करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीधा सीधा टेबल पे नहीं है पॉट। और आई नो द एब्सेंस ऑफ पॉट ऑन द टेबल बिकॉज आई नो सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी वाली चीज तो क्या होती है, सिमिलैरिटी वाली चीज तो अलग ही पॉइंट चला जाता है, अब वो अनुपलब्धि है ही नहीं, तो इसलिए डी वाला भी गलत है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन सही आता है, आई डायरेक्टली परसीव द एब्सेंस ऑफ पॉट ऑन द टेबल। उसके बाद 10 द कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन वर्ड आएगा तो सिमिलैरिटी वाला जो क्वेश्चन है दैट इज उपमाना, है ना। उपमाना में सिमिलैरिटी और कंपैरिजन, ये वाला जो पॉइंट है ना, इजी, इसमें देखने वाले की बात ही नहीं है। 11th क्वेश्चन क्लासिकल, सबको पता है PHUUN प्रतिज्ञा, डी ऑप्शन में प्रतिज्ञा, PH हेतु, फिर UU पहले उदाहरण एग्जाम्पल, फिर उपन्याय। उपन्याय में क्या था, आप उसको कंफर्म कर रहे थे, निगमाना, लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया। थर्ड पार्ट देखेंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमने करा था। पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्या था, अनाय व्यतिरेकी, है ना। केवल अनवयी जो बी ऑप्शन है वो था पॉजिटिवली रिलेटेड, और केवल व्यतिरेकी क्या था, व्यतिरेकी नेगेटिव रिलेटेड, और डी ऑप्शन क्या था, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, है ना। सो फर्स्ट बी ऑप्शन है पॉजिटिव अगर लिखा होता, सी ऑप्शन अगर नेगेटिव लिखा होता, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे हुए हैं मेजर का मिडल टर्म से रिलेशनशिप, तो वो अवनय वय व्यतिरेकी आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हिल द हिल हैज स्मोक व्हिच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। इनवेरिएबली एसोसिएटेड का क्या मतलब है, मैंने आपको वर्ड बताए थे, ये इनवेरिएबल एसोसिएशन आ जाए, मतलब ये क्या है, इसमें क्या वर्ड याद रखेंगे, कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप, है ना, कि हमेशा होते हैं। और ये इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप, इन्होंने बोला कि हमेशा ही जहां जहां धुआं होता है वहां वहां हमेशा आग लगती है। इसका मतलब उन्होंने कंफर्म किया है, और कंफर्म करने को क्या बोलते हैं, उपन्याय।
है ना, उपन्याय। तो इसीलिए प्रतिज्ञा तो आएगा नहीं, प्रतिज्ञा का मतलब होता है ए ऑप्शन का स्टेटमेंट जो प्रूव करनी है। इसमें वो प्रूव थोड़ी कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, कंफर्म बता रहे हैं कि जहां जहां धुएं में आग स्मोक होती है वहां वहां मतलब हमेशा आग होगी ही होगी। यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस इतना क्लियर नहीं है ऑप्शन। और डी ऑप्शन में निगमाना है, जो हमने प्रूव कर दिया है। अभी हमने इसमें प्रूव वाली लाइन नहीं है, ये कंफर्म वाली लाइन है। कंफर्म वाली लाइन को उपन्याय कहते हैं। दैट इज सी ऑप्शन। उसके बाद उपमति एंड उपमति कहते हैं, इसका मतलब है नॉलेज बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स डिनोशन। यस, जैसे हमारा जो उपन्याय है ना, वहां से उसी में है ये उपमति। हमने देखे होंगे आगे बड़े सारे ये पॉइंट्स थे। वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी वही शब्द है ना, ट्रस्टवर्दी पर्सन की बात की, हाँ इस पर्सन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, इसने ये बात बोली है तो ठीक होगा। तो बिल्कुल सही। तो ये भी हमारे दोनों ऑप्शंस ठीक थे। उसके बाद हमारा क्या आता है, इलुस्ट्रेट द फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। अब अनप्रूव्ड मिडल जो है, असिद्धा जिसे हम कहते हैं, इसके जो आगे ऑप्शंस है ना इस पूरी पीडीएफ में गिवन है। कैसे गिवन है, आई मीन टू से, ये जो अनप्रूव्ड मिडल है ना, इसके जो 3 पॉइंट्स है, ये इस वाले पीडीएफ में इसकी थ्योरी भी गिवन है। क्योंकि जो मैंने आपको 10 पेजेस बोला था उसमें शायद वो एक्सप्लेन ना हो, लेकिन इस वाली पीडीएफ में उन सबकी थ्योरी है। तो मैं आपको ये एमसीक्यूज करवाते हुए उन सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें फटाफट, सो दैट हम इसको एक्सप्लेन कर सके सारे पॉइंट्स को। आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा एंड व्याप्ता सिद्धा। ऑब्वियसली विरुद्ध और बाधिता तो अलग ही है ना। इसमें हमने बोलना है विच इलस्ट्रेट द फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडल। अनप्रूव्ड मिडल, ठीक है, सबने निकाल ली है, मुझे बता दो। नोटबुक और पेन जनरली आपके पास नहीं होता है। तो पहला हेडिंग डालेंगे आश्रय सिद्धा। आश्रय सिद्धा, आश्रय सिद्धा फैलेसी। तो आश्रय सिद्धा फैलेसी कब है, जब हमारा माइनर टर्म अनरियल हो, देन वो मिडल टर्म के साथ रिलेट हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं इसका एग्जांपल, स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट। स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट। अब देखो स्काई लोटस, आपने कभी स्काई में, आसमान में लोटस देखा है? लोटस तो कीचड़ में उगता है ना। तो आश्रय सिद्धा, अब इन्होंने बोला स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट, जो आसमान में लोटस होता है वो प्रेग्नेंट होता है, बिकॉज ये भी बाकी लोटस की तरह है, बिकॉज इट इज लोटस लाइक एनी अदर लोटस। तो आश्रय सिद्धा ये क्या हुआ, आश्रय सिद्धा मतलब जो माइनर टर्म, दैट इज हमारा माइनर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है हमारी यहाँ पर, कि स्काई लोटस तो हमने देखा ही नहीं है कभी। तो जब हमारा माइनर टर्म ही अनरियल हो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो इसे हम आश्रय सिद्धा फैलेसी कहेंगे। आश्रय सिद्धा फैलेसी कहेंगे। नेक्स्ट फैलेसी देखो, स्वरूप सिद्धा। अब जो आश्रय सिद्धा थी ना, उसमें माइनर टर्म अनरियल होती है, ध्यान से लिखना। लेकिन जो स्वरूप सिद्धा होती है ना, उसमें माइनर टर्म अनरियल नहीं होती है, मतलब माइनर टर्म उसमें सही होती है। लेकिन जो मिडल टर्म है वो माइनर में प्रेजेंट नहीं हो सकती। दैट इज हेतु पक्ष में प्रेजेंट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, साउंड इज क्वालिटी सिंस इट इज विजिबल। अब साउंड एक क्वालिटी तो है, साउंड एक क्वालिटी है कि हमें अच्छी साउंड मिल रही है, लेकिन क्या साउंड विजिबल होती है? नहीं, तो एक गलत है, ठीक है। ऊपर वाले में तो स्काई लोटस ही नहीं होता ना, वो तो माइनर टर्म ही गलत थी, अनरियल थी। बट यहाँ पर साउंड इज क्वालिटी, साउंड एक क्वालिटी है, ये माइनर टर्म हमने ठीक बोली है, लेकिन सिंस इट इज विजिबल, साउंड विजिबल है,
ये गलत है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? स्वरूप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। ओके, समझ गए एवरीवन? मुझे बता दीजिए। स्वरूप सिद्धा हो गया हमारा, और हमारा कौन सा हो गया? आश्रय सिद्धा। दोनों की एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, तभी आपको तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमारा व्याप्तवा सिद्धा, व्याप्ता सिद्धा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एनीवन हु कैन टेल? पढ़ा हो आपने एमसीक्यूज आगे? इसे यूनिवर्सैलिटी ऑफ कॉन्कॉमिटेंस भी कहते हैं। इसे यूनिवर्सैलिटी ऑफ कॉन्कॉमिटेंस भी कहते हैं। सो ये बेसिकली व्याप्ति वाला, मतलब जब कभी भी वर्ड इनकॉमिटेंस रिलेशनशिप हो। आपने वर्ड बोला ना, जैसे इसमें एग्जांपल कौन सी होगी? हिल वाली। तो ये हमेशा थोड़ी सही है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, या जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता, इसीलिए व्याप्ति से फैलेसी निकली है। सो व्याप्ति से निकली हुई फैलेसी को व्याप्ता सिद्धा फैलेसी कहते हैं। आई होप ये जो पहली तीनों फैलेसी है ये अनप्रूव्ड मिडल वाली है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उसके बाद विरुद्धा एंड बाधिता भी है, ये भी देख लेते हैं। बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, विरुद्धा एंड बाधिता होती है ना प्रॉब्लम, विरुद्धा एंड बाधिता में। तो एग्जाम्पल लिखिए विरुद्धा, विरुद्धा। विरुद्ध वाली क्या थी एग्जाम्पल? हमने ऊपर भी पढ़ी थी। अब इसमें भी लिख सकते हो, जैसे साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। जो कॉज्ड वाली वर्डिंग है ना, कॉज्ड, कॉज्ड, वो यहाँ पर नहीं सही बैठ रही। अब पहले ये लाइन लिखो, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड। अब इसमें विरुद्ध फैलेसी कैसी है? क्योंकि मिडल टर्म हमारा वर्ड है कॉज्ड, जो कारण है कि मिडल साउंड कॉज बनता है इटर्नल का, बट ये है ही नहीं। क्योंकि क्योंकि जो साउंड है वो नॉन इटर्नल है, हमेशा जिंदा नहीं रहती। आप टेप रिकॉर्डर बंद कर दोगे, साउंड बंद हो जाएगी। कभी आंधी आ रही है, आंधी की साउंड आ रही है, आंधी खत्म हुई तो साउंड बंद हो जाएगी। साउंड इटर्नल नहीं है। तो साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड, बिकॉज इट इज कॉज्ड। तो साउंड किसी का कारण जरूर बन सकती है, बट ये इटर्नल नहीं है। तो ये बिल्कुल विरुद्ध, ऑपोजिट बनता है। ओके, ऑपोजिट बनता है। ओके, चलिए। तो ये हमारी विरुद्ध की एग्जाम्पल, एक और आगे विरुद्ध वाली की एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट इज बाधिता फैलेसी। हेडिंग डाल लो, बाधिता फैलेसी, बाधिता फैलेसी। इसका क्या एग्जाम्पल है? फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। फायर इज कोल्ड, ये हमने ऊपर करा है ना ये चीजें सारी। फायर इज कोल्ड, यस, ये बाधिता है। मतलब इसकी, मतलब हम कह सकते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल है ये, यही आता है हर बार पेपर में। तो फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, ये आ गया तो मतलब बाधिता है ना। इस तरीके से असिद्धा के मैंने 3 टाइप्स बता दिए, वो आपको पता लग गया। विरुद्ध की आपको टाइप्स बता दी, वो आपको पता लग गई, है ना। ऐसे ही आपने चीजों को, ये इनको बेसिकली आप कह सकते हो बिल्कुल दिमाग में फिट इन करके लर्न कर लेना है। ओके, देन जो हमारे परसेप्शन के 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉरी, 6th नहीं, 5th पे। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर। आप सबको पता है वेयर देयर वाला जो है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी होगी। तो जो ये वाली चीज है इसको व्याप्ति फैलेसी कहते हैं, है ना। व्याप्ति फैलेसी कहते हैं, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशनशिप। देन विच इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के जो बियॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्विकल्पा प्रत्यक्ष, जो हमारे परसेप्शन के बिल्कुल बियॉन्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑथेंटिकेट एनवायरनमेंट। वही ऑथेंटिकेट मतलब हमें प्रूफ चाहिए।
हमें क्या चाहिए? वेदोस की, एग्जाम्पल फ्रॉम वेदास, एग्जाम्पल फ्रॉम वेदास, एडवोकेट बाय एंसेस्टर्स, मतलब इन लोगों ने से प्रूव किया हो। तो प्रूव किया हुआ शब्द में होता है वर्बल टेस्टिमनी। देन हमारा आता है एंटीथेटिकल टू वेदास। हमने पढ़ा ना, वेद के फेवर में कौन है? जो पहली 6 फिलोसफीज थी वो वेद के फेवर में थी, वेदास के, और जो बाकी की थी वो वेदास के फेवर में नहीं थी, सिंपल। तो मीमांसा तो हमने करा था, 6 में आता है, तो कौन से बच गए? 3, 4 एंड 5। बुद्धिज्म भी नॉन वे, अभी हमने सारी फिलोसफीज करनी है अपने बैच में। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाक, 3, 4, 5, ये सारी क्या है? एंटीथेटिकल। गोल्डन माउंटेन इज फियरी बिकॉज इट इज स्मोकी। अब देखिए अश्रय सिद्धा की एग्जाम्पल क्या थी? याद करो, व्हाट वाज द एग्जाम्पल ऑफ अश्रय सिद्धा? कोई बताएगा? अश्रय सिद्धा की एग्जाम्पल क्या थी? जिसमें जिसमें माइनर टर्म अनरियल होता है, माइनर टर्म आपने अनरियल हो। एग्जाम्पल बताई थी। कौन सी एग्जाम्पल बताई थी? स्काई लोटस। जैसे स्काई में लोटस नहीं होता, वैसे गोल्डन माउंटेन भी नहीं होता। आपने देखा कहीं गोल्डन कलर का माउंटेन? समझ गए ना? तो वो पूरा माइनर टर्म ही गलत है, तो माउंटेन गोल्डन नहीं होता। ओके ओके, सो आश्रय सिद्धा वाली फैलेसी होगी, क्लियर हुआ? स्काई वाला लोटस, गोल्डन वाला माउंटेन, समझ रहे हो सिमिलैरिटी? आर यू गेटिंग इट? गुड। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक, ये किसमें था? प्रत्यक्ष। अभी ऊपर करा हमने लॉक, सॉरी यहाँ पर नहीं करा था हमने, पीडीएफ में करा था। सो लौकिक एंड अलौकिक हमारा प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल है। असिद्धा, असिद्ध मतलब जिसे प्रूव ना किया जा सके, अनप्रूव्ड। योगजा, योगजा ये भी हमने करा था ना, ये किसका पार्ट है? परसेप्शन का। योगजा मतलब जो नॉलेज हमें फ्यूचर की नॉलेज होना, तो इसमें आ जाता है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज यूज्ड बाय क्लासिकल इंडियन स्कूल टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ किस में करते हैं? ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से देखें तो इन्फरेंस में हम प्रूफ करते हैं। कैसे? PHUUN से, है ना? तो इसीलिए इन्फरेंस, इन्फरेंस, क्योंकि बाकी सबका तो ये है ना, अर्थपति तो बात ये अलग थी, फैट वाली एग्जांपल थी, उसमें कंपैरिजन का भी इससे कोई लेना देना नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष में तो सब कुछ हम अपने आंखों में देख लेते हैं, इन्फरेंस में प्रूफ करना होता है, क्योंकि इन्फरेंस में हम एग्जांपल लेते हैं PHUUN से। अनुमान इसमें से कौन नहीं है? करेक्ट, ओके। सो याद रखना, जब पेपर में लिंगा भी आ जाए, मिडल टर्म, लिंगा को भी मिडल टर्म बोले और हेतु को भी मिडल टर्म बोले। वैसे तो हेतु हमने पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हमारा यहाँ पर लिंगा को बोला गया है, तो हम हेतु वाले पॉइंट को गलत प्रूफ कर देंगे। साध्य तो आपको पता ही है मेजर है, और पक्ष भी पता है माइनर है, ठीक है ना? उस केस में डी को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। assumption of an unperceived fact in order to reconcile to apparently inconsistent, inconsistent मतलब परसीव्ड फैक्ट। वही फैट वाली कृष्णा दत्ता वाली एग्जांपल हमने परसीव थोड़ी करा है, कहते इनकंसिस्टेंट परसीव, आपने अच्छे से परसीव नहीं करा, फिर भी आपने उसे फैक्ट बता दिया कि कृष्णा दत्ता दिन में नहीं खाता तो जरूर रात को खाता होगा। सो दैट इज अवर अर्थपति। आपने खुद से इम्प्लीकेशन करी, खुद से अज्यूम करा। फिर आ गया देवता दिस फैट, इम्प्लीकेशन, दैट इज अर्थपति वाला, है ना केस। 17th, दिस गवाया इज लाइक माई काउ। लाइक मतलब सिमिलैरिटी, या सिमिलैरिटी वाला पॉइंट कौन सा होता है? कंपैरिजन, ए ऑप्शन, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। नॉट नेसेसरी स्टेप, कहते हैं इसमें से नेसेसरी स्टेप कौन सा नहीं है जब हम ये करते हैं। तो अगर आपने ध्यान लिया हो, PHUUN में उपमाना नहीं होता, उदाहरणा भी होता है, उपन्याय भी होता है, निगमाना भी होता है। तो PHUUN में उपमाना नहीं होता, बी ऑप्शन नहीं होता। 19th क्वेश्चन, इन्फरेंस इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन, ये हमने अभी करा है।
इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस वर्ड याद रखना है। पहले वाले में वेरिएबल है तो गलत हो गया, दूसरे में इनवेरिएबल तो है लेकिन मिडल और मेजर के बीच में होता है, इन्होंने मिडल और माइनर लिख दिया। थर्ड वाले में फिर वेरिएबल लिख दिया तो वो भी गलत है। तो वर्डिंग ये डी ऑप्शन लर्न कर लो। इनवेरिएबल मतलब कोई भी चीज हो हमेशा वैलिड रहेगा। फायर स्मोक वाले एग्जांपल। इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन मिडल एंड मेजर, बिटवीन हेतु एंड साध्य। देयर इज नो जार, नथिंग मतलब प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंट ना होने को क्या बोलते हैं? अनुपलब्धि। बड़ा इजी है, ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट वाला लॉजिकल इंडियन लॉजिक पीवाईक्यू पार्ट 2 वाले में आ जाओ। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अनुमान अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉजिक। अब इसका भी ये जो पॉइंट्स है ना, इसके रूल्स है, तो इसको आपने याद रखना है। पहला, मिडल टर्म इन द पक्ष और माइनर टर्म, कॉग्निशन ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म कहते हैं माइनर टर्म में आना चाहिए, माइनर को ही तो पक्ष बोलते हैं। और इनवेरिएबल रिलेशनशिप किसमें होता है? मिडल और मेजर में। मिडल और मेजर में। कॉग्निशन ऑफ मेजर एंड माइनर नहीं, कॉग्निशन ऑफ मिडल इन द माइनर होता है, कॉग्निशन ऑफ माइनर ओनली, ये भी गलत है। तो पहले 2 पॉइंट अनुमान के रूल्स है, रूल्स। प्लीज इन रूल्स को आपने याद रखना है, लिख लीजिए रूल्स को। रूल्स को नीचे जो अनुमान है ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, इन सबको आप पढ़ लेंगे। अब ये देखो, ये पेज नंबर 70 में देखो, हर जिसमें लिखा हुआ हेतु हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक, इसे लर्न करना आपने। हेतु माइनर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, सारे पॉजिटिव इंस्टेंसेस में प्रेजेंट होना चाहिए, नेगेटिव में एब्सेंट होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए माइनर के साथ, ठीक है। एंड कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए, और उन सब चीजों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए जिसमें एब्सेंस है। ओके, सो ये हेतु के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सबने याद करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे। अब द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, ये क्या है? ये क्या है? एक हमारा सामान्य लक्षणा होता है, एक जनाना लक्षणा होता है, एक योगजा होता है ना। द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे। अब इसको एक बार नीचे एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं। सामान्य लक्षणा कब होता है? परसीविंग जनरलिटी फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक इंस्टेंस पर। और जनाना लक्षणा क्या होता है? when one sense organ can also perceive qualities not attributed to it. When seeing a chili pepper with the eyes, one knows that it will be bitter or sweet. मतलब अगर आप वेदर को देखते हो, देखकर ही पता लग जाता है कि कोल्ड है। मतलब आपको इतना सेंस ऑर्गन से ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। जैसे वेदर इज कोल्ड टुडे, तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब अपने आप ही आपके माहौल में चेंज आ जाएगा। तो द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे, इसमें आपको अपने आप ही माहौल में चेंज आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड जनाना लक्षणा। ओके, सामान्य लक्षणा में तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल होती है ना, और जनाना लक्षणा में वो ऐसी चीज है जो हर जगह सबको ही ठंड लगने लगेगी अगर वेदर कोल्ड है तो, है ना। और योग्यता तो आपको पता ही है कि आपको इंट्यूशन आती है। इंट्यूशन कैसे आती है? इंट्यूशन इस तरीके से आती है कि मतलब फ्यूचर दिखने लगता है आपको इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद गाइस इसका